सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी जी। कि क्या आप कृपया करके वासुदेव कुटुंबकम के बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, वासुदेव कुटुंबकम एक नारा ही नहीं है, आने वाले भविष्य का एक मात्र विकल्प होगा। क्योंकि ये गुंडागर्दी और जो हथियार हैं लोगों के पास, या तो ये लोग दुनिया का सर्वनाश ही कर देंगे, या इनकी समझ में आ जाएगा कि पूरा विश्व ही एक परिवार है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सत्ता भी मिलनी चाहिए और पैसा भी मिलना चाहिए। ये परिकल्पना हमारे मोदी जी ने की है, हमारे हर भारतवासी करता है और सनातन करता है। इतना ही कहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि यू हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है, जिसको कि काल्पनिक कह रहे हैं, वो इसी के ऊपर में बेस्ड है। डॉक्टर कर्नल राकेश कर्नवाल साहब, महाभारती के साप्ताहिक विचार मंच पर आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम एक काल्पनिक कहानी लेंगे, जिसको मैं कहता हूं कि चलिए साईफाई, है ना, साइंटिफिक साइंस फिक्शन एक कहानी के रूप में लेते हैं। और मैं वो सुनाऊंगा। उसके बाद में आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये सार्थक हो सकती है या नहीं हो सकती है। बहुत जी। सारे लोग कहते हैं कि जब से बौद्ध धर्म आया तब से ये सनातन कमजोर हो गया। अब लोगों ने लड़ने की का मादा ही नहीं सीखा। जी। सर, एक बात जो सनातनियों का है वो ये भी सोचता है कि जब वास्तविक कुटुंबकम आएगा, जब ये सोच आएगी, तो हथियार बनाने वालों को, हथियार इस्तेमाल करने वालों को गुंडा की श्रेणी दी जाए। दे विल बी जी। पुट बिहाइंड द बार्स। तो आज का जो टॉपिक था, मैंने कोई भारत विशेष के बारे में टॉपिक नहीं लिखा था। जी जी मैंने इसलिए वर्ल्ड लिखा था, जी। जिससे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, और उसमें भारत भी इंक्लूडेड होता है। तो पिछला जो हमने लास्ट संडे को पॉडकास्ट किया था, ऐसा दर्शित होता है कि बहुत से लोगों ने इसको सिर्फ एक कल्पना के रूप में ही माना है, और वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि ये ऐसा भी आगे हो सकता है। 2047 में हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे। और मैं ये कामना करता हूँ कि जो बुजुर्गों के माध्यम से जो हमारा चैनल ईमानदारी से जो कहता है वो प्रमाणित भी हो सके। भारत के बच्चे कैसे हों, और इस चैनल की सर कामना ये है कि आगे आने वाले 22 सालों बाद हम आज का आपका ये वीडियो देखें और समझें कि हम लोगों की सोच में और आपके चिंतन में क्या फर्क है, ये मिथ है या रियलिटी। थैंक यू मिस्टर सिन्हा साहब। सबसे पहले सभी दर्शकों से मेरा नमन है, और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि वो हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करके बटन पे जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई होते रहे। और साथ ही साथ मेरा ये सोचना है कि हमारा ये जो सेशन होते हैं हर संडे को, ये बिल्कुल इंटरैक्टिव हो जाए। और इसीलिए मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि सब अपने अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखें, और उनका जवाब मैं अगले हफ्ते जरूर दूंगा।
आप बहुत शोध करते रहते हैं, दिन रात चिंतन करते रहते हैं भारत का भविष्य कैसा हो। कि 1991 में हमारी जीडीपी मुश्किल से 280 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि अब जाके लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे। और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं सर। लगभग 15 गुना ग्रोथ हो चुकी है सर। और जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उसमें भारत की प्रगति लगभग 500 गुनी। और 2047 के जो आंकड़े जो सुनाई दे रहे हैं सर, आप तो उसका विवेचना करेंगे कि लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर पर या 50 ट्रिलियन डॉलर तक हमारी जीडीपी पहुंच सकती है सर। और कहा यह जा रहा है कि यूएसए जो अभी 30-35 पे है, उससे आगे शायद ना बढ़ पाए। चाइना जो अभी 20 पे है, उसी पे स्थिर रह जाए। ओवर टू यू कर्नल साहब, आप आगे की विवेचना जारी रखें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चलिए आज हम इस का शुरू करते हैं कि कल्पना कल्पना क्या है, यानी कि इमेजिनेशन क्या है, क्या उसकी कोई सीमा है। हम तो बहुत सी चीजों की कल्पना कर सकते हैं, परंतु हम चूंकि एक बबल में रह रहे हैं तो हमारी कल्पना की एक बहुत ही सीमित सीमा है, उसके आगे हम नहीं सोच सकते। ये दुनिया ही हमारी एक बबल है, और इस दुनिया के बारे में के अलावा हम और कुछ नहीं सोच सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये कल्पना जो है, जब हम नहीं सोच सकते हैं, ये कितनी झूठी साबित हुई है। इसके लिए मैं आपको इतिहास में लेने जाना चाहता हूँ। हजारों साल पहले रामायण हुआ था, रावण और राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद में महाभारत हुआ था। उसमें आपने सुना होगा कि बहुत से दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल हुआ था, जो कि दिव्यास्त्र कोई बहुत बड़े नहीं थे, वो सिर्फ तीर के तरह थे या तीर के साइज के होते थे, परंतु उनको एक्टिवेट करने के लिए एक खास मंत्र होता था। उस मंत्र की भी खासियत ये थी कि उसको सही तरह से प्रोनाउंस किया जाए, सही डायलेक्ट में प्रोनाउंस किया जाए, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल मैच करनी चाहिए। और ये मंत्र बहुत ही कम लोगों में होता था। जो गुरु जो थे, वो अपने अपने शिष्यों को देते थे, और वो भी चुन कर देते थे, बहुत ही देते थे। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर अभी भी बहुत से हिंदू, मेरे ख्याल में तो 90% हिंदू इसको भी एक कल्पना मात्र मानते हैं। दूसरा, हम कहते हैं कि शुरुआत में, आज से हजारों साल पहले अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत कितना बड़ा था, ये हम इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि ईस्ट में वो वियतनाम तक था, और वेस्ट में टर्की से भी आगे तक का होता था। पर किसी ने उस समय कल्पना की थी कि ये जो अखंड भारत है, ये टूट टूट के एक छोटा सा, मतलब टूट कर सिर्फ जो वर्तमान भारत के बराबर रह जाएगा। उस समय कभी किसी ने कल्पना की थी कि एक समय आएगा कि बाहर से आक्रांत आएंगे, और उसके बाद में मुगलों का शासन हो जाएगा और हम उनकी 500 साल तक गुलामी करेंगे? नहीं किया था, पर ये हुए। उस समय भी किसी ने ये कल्पना की थी कि जो कि ब्रिटिश रूल यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखिए कि ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन है, वो कितना छोटा सा कंट्री है, छोटा सा एम्पायर था, परंतु वो उसने पूरी दुनिया पर इतना बड़ा कब्जा किया हुआ था कि वो कहावत है कि सन नेवर यूज्ड टू सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो कभी किसी ने कल्पना की थी कि एक छोटे से देश, उसका छोटे से देश के भी कुछ ही लोग हैं जो एक शिप में भर के आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के, यहाँ पर हमारे देश में आते हैं, और वो सिर्फ अपने के ट्रेड करने के लिए इजाजत मांगते हैं, और धीरे धीरे कई हजार ब्रिटिशर्स आते हैं। और उस समय हमारी जो जनसंख्या होती थी भारत की,
वो लगभग 30 करोड़ थी। तो कुछ हजार ब्रिटिशर्स ने 30 करोड़ भारतीयों पर 100 साल से भी ज्यादा राज्य किया। कैसे किया है? आप इसके बारे में सब सोचे कि कैसे उन्होंने किया। क्या उनके पास में ताकत थी? नहीं, पर उन्होंने साम दाम दंड भेद के हिसाब से किया। तो इसी के बारे में मैंने, एक हमारे दर्शक हैं जो कि जिनका नाम है कि मे 1909, उन्होंने इस बात का इतराज उठाया कि ये जो सिर्फ 13 यहूदी फैमिलीज हैं, ये पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कैसे कर सकती हैं। तो मेरा जवाब यही है कि जो गहरा राज्य है, जिनको कि ये संस्थापक हैं और उसका पूरा चालन करते हैं, पूरे वर्ल्ड के देशों की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 100 ट्रिलियन डॉलर्स है। और इन 13 फैमिलीज यानी कि गहरे राज्य की टोटल इकोनॉमी आप सुन के ताज्जुब हो जाएगा करेंगे कि 500 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो कहने का मतलब यह है कि पावर जो आती है वो मनी से आती है, पैसे से आती है, फिर उनके पास में टेक्नोलॉजी से आती है, और साथ ही साथ बाकी जो है उनके जो मसल पावर से आती है, यानी कि उनके जो वेपन्स वगैरह हैं। तो अब से कोई 200 साल पहले हमने कभी, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदू हैं, वो हम हजारों साल से चंद्रमा की पूजा करते थे, पर उस समय कभी किसी ने कल्पना की थी कि एक दिन इंसान चांद पर लैंड कर जाएगा? पर यह भी कल्पना गलत साबित हुई उनकी, ये भी यथार्थ हुई है। किसी ने सोचा था कि कभी हमारे हाथ में टेलीफोन हुआ होगा, हम कहीं से भी किसी को भी फोन कर सकते हैं, देश और दुनिया के किसी भी कोने में फौरन फोन कर सकते हैं? क्या कभी हमने सोचा था कि कभी हम जो मूवीज हैं, न्यूज है, इसको हम एक डिब्बे के ऊपर देख सकते हैं, टीवी के ऊपर में? इसकी हमने कभी कभी कल्पना की थी? कभी हमने कल्पना की थी कि कंप्यूटर नाम की भी कोई चीज आ जाएगी जो कि जितना बड़े काम जिसमें कि कई महीने लग सकते हैं वो मिनटों में कर सकता है? या फिर इंटरनेट की कभी कोई कल्पना की नहीं की थी? मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, इनकी तो कभी कोई कल्पना नहीं हुई थी। और उसके बाद में कभी किसी ने यह भी कल्पना की थी कि रोबोट्स जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, उनको हमने कमांड दे दिया तो वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कभी हमने ये कल्पना की थी कि बिल्कुल ही ये जो रोबोट्स हैं ये बिल्कुल अपने आप ही सोचने में सक्षम होंगे और डिसीजन लेने में सक्षम होंगे? तो कल्पना की हमारी जो सीमा है, जिसको सिर्फ हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो उन बातों को यथार्थ के रूप में हमने देखा है। अब चूंकि अब हमारे बहुत से दर्शकों ने यही सोचा कि ये तो हमारी काल्पनिक सोच है, मेरी काल्पनिक सोच है, और उसको बड़े स्केप्टिज्म से उसको लिया है। आने वाले 25 से लेके 50 साल में क्या ये रियलिटी में बदल सकते? नहीं बदल सकते, ये सिर्फ मिथ है। कहने का मतलब है कि जो मोदी जी ने कहा है, ये हमारे भारत की भी ख्वाहिश है और पूरे विश्व की भी ख्वाहिश है कि वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन फैमिली, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, यही हमारा कंसेप्ट है। तो ये मैंने आपको और भी ब्रॉड कर दिया है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ले गया हूं कि मैंने ये भी कहा है कि पूरा वर्ल्ड एक कंट्री रहेगा, यानी कि उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। राइट। सब लोग बराबर होंगे, एक ही लैंग्वेज होगी। ये नहीं कि कहीं इंग्लिश बोली जा रही है, कहीं हिंदी बोली जा रही है, मुस्लिम्स बोली जा रही है, रशियन बोली जा रही है, इस तरह से कहीं नहीं होगा। सब एक ही भाषा जी। बोलेंगे, एक ही लैंग्वेज सीखेंगे, एक ही करेंसी चलेगी। ये मेरा कहने का मतलब है, जो कि मैं वासुदेव कुटुंबकम का एक्सटेंडेड वर्जन में बता रहा हूँ। राइट। तो अब हम शुरू करते हैं उस इमेजिनरी स्टोरी से जो हमारे काल्पनिक है। ये सिर्फ एक स्टोरी है,
पर ये एक फूड फॉर थॉट है मेरे सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो अपने अपने विवेक के अनुसार अपने अपने कमेंट जरूर दें। और बहुत हम इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के कमेंट जानने में, आपके व्यूज जानने में कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं सकता। तो अब हम ये शुरू करते हैं। ये कहानी जो है शुरुआत होती है इसकी कोई 250 साल पहले से। 250 साल पहले एक कल्ट का जन्म हुआ, उसकी नींव रखी गई थी। और वो नींव रखी थी एक यहूदी ने, और धीरे धीरे वो कल्ट चलता रहा, वो बढ़ता रहा। हम एक बबल में रहते रहे, हमें कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे नाम की भी कोई, कल्ट नाम की भी कोई ऐसी संस्था है कि जो कि हमें कंट्रोल करती है। तो वो कल्ट बढ़ते बढ़ते इतनी स्ट्रांग हो गई, जो कि मैंने जैसे बताया था कि 13 यहूदी फैमिलीज हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। कैसे कंट्रोल करके रखा है मैं उस बात पर भी आऊंगा। और जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि अमेरिका उनका फ्रंट मैन है। तो अमेरिका, इसीलिए अमेरिका सबसे पहले एक सुपर पावर बना। तो उस समय जब सुपर पावर बना, तो उसी समय से वो पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनके ऊपर में अपना दादागिरी से उनको अपनी तरफ करता रहा, अपनी शर्तें मनवाता रहा। जिन्होंने जिन देशों ने नहीं माने, उन्होंने बगावत की। उनका हश्र जैसे आपने देखा होगा इराक में, लीबिया में, लेबनान में क्या हुआ है, ईरान पर भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा उनको डिस्ट्रॉय करके अपने उसमें ले आए। इसमें अफगानिस्तान का भी नाम जोड़ा जाए तो बेहतर है। तो इस तरह से उन्होंने किया। अब उनकी जो डोमिनेंस देखिए कि पूरे दुनिया पर, कि उनका जो करेंसी है डॉलर, पूरा विश्व उसी डॉलर के रेफरेंस पर ही ट्रेड करता है। यानी कि डॉलर के माध्यम से ही ट्रेड होती है पूरे विश्व में। चाहे जो इस समय के जो सुपर पावर्स जो दूसरे हैं, रशिया हो या चाइना, पर करना तो हमें भी डॉलर पे ही कर पड़ता है। और जो डॉलर पे नहीं करेंगे वो देश मिट जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो अब ये है दूसरा दूसरा चीज है, वो जो चाहते हैं उनके जो सैंक्शंस लगाते हैं, सैंक्शंस जो लगाते हैं तो पूरा विश्व उन सैंक्शंस को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। जो अभी जो है इस समय सुपर पावर्स की तो बात नहीं करेंगे, रशिया और चाइना का जो यूएसएसआर होता था पहले, चाइना, दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। तो वो इनके ऊपर में नहीं, पर उनके ऊपर में सैंक्शंस लगे हैं, फिर भी वो आ, अपना ट्रेड नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद भी, चूंकि सुपर पावर्स भी हैं। तो तीसरा है जो कि अचानक, जिसकी कि इन तीनों सुपर पावर्स ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था, वो है कि भारत एकदम से अप्रत्याशित रूप से एकदम से इमर्जिंग सुपर पावर बन गया। उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से, अपनी जीडीपी की वजह से, और हो सकता है कि कुछ ही वर्षों में वो एक सुपर पावर के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो उनके बीच में अब जो है दो दुश्मनी थी, जिसकी हमने, चलिए, जो कि 250 साल पहले से थी, और जो कल्ट था उसको हम नाम नहीं देंगे, हम उसको सिर्फ बोलेंगे कल्ट ए। दूसरा कल्ट भी धीरे धीरे एक नया कल्ट शुरू हुआ है कुछ साल से। और अब जो कहते हैं कि वो कल्ट, जिसको हम नाम देते हैं कल्ट बी, वो अब अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, टेक्नोलॉजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। अब वो कम्युनिस्ट जो है, चाइना का कल्ट कहते हैं उसको। अब अगर हम मान लेते हैं कि चाइना और रशिया मिल जाए, इस समय अमेरिका की क्या कंडीशन है, पहले से बैंकक्रप्ट हो चुका है, कभी भी वो रिसेशन में या बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और ये भी है जो है हमारे बहुत से ये
आर्ग्यूमेंट्स हैं और बहुत से लोगों ने ओपिनियन दिया कि हो सकता है कि अगले 6 महीने से लेकर अगले 5 साल के बीच में अमेरिका के भी टुकड़े हो सकते हैं। वहां से कुछ स्टेट्स जो हैं इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो स्टेट है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया और मेक्सिको बन के एक नया कंट्री बन जाएगा, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा, कंट्री बन जाएगा। तो ये भी है, काफी सारी इस तरह की रूमर्स हैं और उसके ये कोई बेसलेस रूमर्स नहीं। तो एक तरफ ही अमेरिका जो है कमजोर होता जा रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये जो हमारा कल्ट ए है ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो कल्ट बी में रशिया और चाइना है ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिका ने कोशिश की कि हम रशिया को तो कम से कम दबा के रखें, उसको हम वीक करें, इसीलिए यूक्रेन के साथ में वॉर इंस्टिगेट किया और उन्होंने वॉर करा दिया। परंतु अब जब देखा जा रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी थी घटने के बजाय वो और भी बढ़ती चली जा रही है, दुगनी से भी ज्यादा उनकी इकोनॉमी हो गई है। चाइना के ऊपर में उन्होंने बहुत कोशिश की कि सैंक्शंस लगा के और बाकी तरह से रिप्रेसिव मेजर्स देके वो करें, उसको सप्रेस करने की कोशिश करें, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब एक ही चांस हो सकता है कि ठीक है हमारे रशिया में, चाइना में और भारत में बहुत डिफरेंसेस हैं, दोनों में किसी में कोई दोस्ती नहीं, दोनों में तीनों में बहुत अविश्वास है, तो कोई किसी को एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता। पर जैसे कहते हैं कि गधे को भी बाप बनाया जाता है, हो सकता है कि टेम्परेरीली भारत भी रशिया और चाइना के साथ में मिलकर, सिर्फ टेम्परेरीली, जब तक कि वो इतना उन्नत ना हो जाए, इतना सुपर पावर ना बन जाए कि बिल्कुल अलग हो जाए, तो तीनों मिलके ये एक वो कल्ट बी को बन के रूप में बने और इसके बाद में ये कल्ट ए और कल्ट बी के पीछे भयानक युद्ध होता है। मैं कहानी सुना रहा हूं, भयानक युद्ध होता है जिसमें कल्ट ए का की डिफीट हो जाती है। अब कल्ट बी डोमिनेट हो जाता है। जैसे कल्ट ए 250 साल तक पूरे वर्ल्ड में राज्य करता रहा, इसी तरीके से अब कल्ट बी अपने ही रूल्स चलाएगा और अपनी तरीके से ये पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा, उसको डोमिनेट करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कल्ट बी है उसमें जो दो मेन कंट्रीज हैं रशिया और चाइना, दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं और उनकी फिलॉसफी क्या है, सिंगल पार्टी। जैसे कि कल्ट ए के तरह से नहीं जहां पे 2 पार्टी रूल है और उनके डोमिनेंस में जितने भी देश आते थे वहां पे भी मल्टी पार्टी रूल है, कहीं डायनेस्टी रूल है, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट थे। और वो जो है ये मिलके सिंगल पार्टी रूल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नो डिसेंट, इस रूप में वो बढ़कर आएंगे। पर मजे की बात यह है कि दोनों कंट्रीज का जो है, दोनों मतलब ये कल्ट्स है, उनकी आइडियोलॉजी भी एक ही है। जैसे मैंने कहा कि दोनों में युद्ध होगा तो बहुत सारे करोड़ों लोग मरेंगे, बहुत नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा, बहुत सारी धरती बर्बाद हो जाएगी। तो इन दोनों कल्ट्स के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, सब दोनों के एम्स बिल्कुल एक ही है कि इस धरती से पॉपुलेशन कम करना, सिर्फ प्रोडिजीज को रखेंगे जिससे कि वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर रहें। तीसरा जो कि वासुदेव कुटुंबकम का एक्सटेंडेड वर्जन। तो यहां से मैं अब आता हूं कि अब इनका आगे क्या हो। तो अब हम आते हैं कि अब जैसे करेंसीज की चेंज कैसे हुआ, जैसे जैसे इतिहास बदलता है, जैसे इतिहास की मैं बात कर रहा था, तो जब ये ब्रिटिश एम्पायर था पूरे वर्ल्ड में, तो उस समय जो करेंसी थी, मेन करेंसी थी, वो उनकी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड थी, जीबीपी। उसके बाद में चेंज हुआ, सुपर पावर अमेरिका होके आ गया, उनकी जो थी और जो कि डोमिनेंट करेंसी हो गई पूरे वर्ल्ड में,
वो थी डॉलर। अब तीसरी जो है, जब ये कल्ट बी अपने पावर में आएगा, उसकी करेंसी क्या होगी, किस रूप में करेंसी वो आएगी, वो अभी हमें नहीं पता, वो हमें आगे ही देखने को मिल सकता है। ये तो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, सबको कहानी सुना रहा हूँ। तो अब हम आते हैं, अब जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि एक कैशलेस सोसाइटी का कंसेप्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो लोगों ने जो है, अभी जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने इसके ऊपर में भी बहुत ये हम मेरी बातों से सहमत नहीं थे, परंतु आप लोगों ने कभी भी ये इसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी कि इस कैशलेस सोसाइटी का जो नींव रखी गई थी, बहुत पहले रखी गई थी। ये उस समय रखी गई थी जबकि लोग अपने पैसे का, अपने ज्वेलरी का, धन जो भी था, उसको छुपा के रखते थे, जमीन में गाड़ के रखते थे, दीवारों में रखते थे, इधर उधर छुपाते थे, क्योंकि उनको चोरों और डकैतों का डर होता था। तो उस समय हमेशा उनकी चिंता यही रहती थी, कहीं हमारी सारी जितनी भी लाइवलीहुड है, पूरे लाइफ की सेविंग्स है, कहीं कोई लूट के ना ले जाए। ये हमेशा चिंता रहती थी। तो उस समय ये बैंक का कंसेप्ट आया। धीरे धीरे बैंक का जो कंसेप्ट में ये समझाया गया लोगों को कि देखिए, आप अपनी जितने भी धन है, यानी कि जितना भी कैश है, आप हमारे पास रखिए, वो सुरक्षित रहेगा। तो लोगों को ये धीरे धीरे अपील करने लगा। धीरे धीरे बैंक्स बनते चले गए, पूरे वर्ल्ड में बैंक्स बन गए, और एक ये यूनिवर्सल नॉर्म बन गया कि बैंक्स में पैसा रखने लगे लोग, और उनका फेथ था कि हाँ, हमारा पैसा वहां बिल्कुल सेफ रहेगा। उसके बाद में बैंक्स ने पूरे विश्व में लॉकर सिस्टम शुरू किया कि लॉकर में आपके पास में जो सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे जवाहरात है, इनको भी सेव करके रखें, जिससे कि वो भी बिल्कुल सेफ रहें। तो इस तरह से सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जो कि अफोर्ड कर सकते थे या जो समझदार लोग थे, उन्होंने लॉकर्स में अपना सारा धन भी रख दिया, वेल्थ जो थी, कैश भी रख दिया, पूरी वेल्थ भी वहां पे रख दी। तो अब उनके पास में ना तो ये धन है, ना ही कैश है, सारा का सारा बैंक्स में। धीरे धीरे अब हम, मैं इसके बाद में पहले मैं बीच में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि चलिए, मैं इसी को मैं आगे फॉरवर्ड करते हैं। धीरे धीरे बैंक्स ने शुरू किया कि भाई, आप लोग बैंक में आते हैं, हमारा खर्चा बहुत बढ़ता है क्योंकि स्टाफ बहुत हो जाता है, स्टाफ में वो एक्सपेंडिचर है। आप लोग आते हैं, चेक काटते हैं, पैसा जब अपने जरूरत के हिसाब से निकाल के ले जाते हैं, तो इसीलिए हम आपकी सुविधा के लिए हम डेबिट कार्ड्स बनाते हैं। और डेबिट कार्ड्स उन्होंने इशू करने शुरू कर दिए। उधर उन्होंने एटीएम शुरू कर दिए। फिर उन्होंने, जो पुराने जमाने में होता था कि वो जो गांव का बनिया होता था, उससे वो सूदखोर होता था, उससे वो लोग कर्जा लेते थे, और उनके जो इंटरेस्ट के रेट्स होते थे बहुत ज्यादा थे, तो इस तरह से वो बर्बाद हो जाते थे, कभी भी कर्जा नहीं चुका पाते थे। परंतु बैंक्स ने ये भी शुरू कर दिया कि ठीक है, आपको हम कर्जा देंगे, बड़े नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे, आप वो पूरा इंटरेस्ट देते रहें, और जब आपके पास में जो जितना कर्जा लिया था उसको वापस कर दें, और तो फिर आपका वो लाइबिलिटी खत्म। तो यहां तक कि उन्होंने सबकी, सारे तरीके से, हर तरीके से उन्होंने सारा का सारा पैसा हमारा और अपने बैंक में जमा कर दिया, और साथ में हमें कर्जदार भी बना दिया, कर्ज देकर। अब आया उसके बाद में क्रेडिट कार्ड्स का सिस्टम। क्रेडिट कार्ड्स, उसके बाद में चिप्स भी लगने लगे। अब क्रेडिट कार्ड्स की जो ये क्रेज है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, और हमारे इंडिया में भी अब शुरू हो गया है। अब क्रेडिट कार्ड्स में ना तो लेन देन है ना कुछ है, आपको अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार नहीं करना है, और आप पहले ही महीने में इन एडवांस सारा पैसा खर्च कर देते हैं।
अगले आने वाली तनख्वाह का पूरा पैसा क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च कर देते हैं, और थोड़ा सा जो है बच जाता है, वो अगले महीने वो दे देते हैं, और जो थोड़ा सा बचा हुआ पैसा है उसमें अपना घर का काम चलाते हैं, और फिर वही रूटीन चलता रहता है उनका कि एडवांस में ही वो पैसा खर्च कर देते हैं। अब जब क्रेडिट कार्ड्स भी आ गए, अब उसके ऊपर में चिप्स आने लगने लगे, माइक्रो चिप्स लगने लगे, तो इसमें से आपका प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा, सारा का सारा बैंक्स और बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट्स के पास में सारा डिपॉजिट हो गया, उनके पास में पहुंच गया। तो आज हमारी कोई प्राइवेसी नहीं बची है, कोई प्राइवेसी नहीं बची है। तो कहने का मतलब है उनके हमारा प्राइवेसी कुछ नहीं है। हर इंसान के बारे में गवर्नमेंट जानती है, जब भी चाहे हमारी वो गर्दन मरोड़ सकती है, किसी भी दिन ये हमारा सारा पैसा गायब हो सकता है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाइना में 3-4 साल पहले आपने पढ़ा होगा कि जो बिगेस्ट बैंक्स थे चाइना में, वो एकदम से बैंकरप्ट हो गए, और इतने बैंकरप्ट हो गए कि लाखों करोड़ लोगों की, गरीब लोगों की मेहनत की कमाई बिल्कुल रातों रात डूब गई। बहुत एजिटेशन हुए, उन्होंने बैंक्स का घेराव किया, जब उनसे वो पुलिस से वो कंट्रोल नहीं हुआ तो आर्मी को बुलाना पड़ा, आर्मी से कंट्रोल नहीं हुआ तो टैंक्स को स्ट्रीट्स के ऊपर में उतार दिया गया था, ये आपको ठीक से याद होगा। तो बैंक्स में भी अब ये भी एक वो जो मिथ थी कि हमारा पैसा, हमारा धन सेफ है, वहां पर हमारा वो भी अब डगमगाने लगा है। अब देखिए हमारा ब्रिटेन वगैरह है, ब्रिटेन की भी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब है, वो भी एक रिसेशन में चल रहा है, और हो सकता है वो भी बैंकरप्ट हो जाए। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने ये देखा कि अगर हमारे बैंक्स खाली हो गए, लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया, तो बैंक्स में हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, तो हमारे बैंक्स भी बैंकरप्ट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बड़ी तेजी से धीरे धीरे जो है अपने एटीएम्स को बंद करना शुरू कर दिया, कम से कम एटीएम्स रख रहे हैं, और धीरे धीरे वो एटीएम सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और उसके आगे क्या होगा वो मैं आगे स्टोरी में बताऊंगा। यही सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में भी चला है, यही सिस्टम नामीबिया में भी चला है, और लेबनान में चला है, और भी कई कंट्रीज में चल रहा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो अब जो है, आप आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एक हमारे वर्ल्ड का एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो जो अभी तक मैंने कहा ये कि एक कैशलेस सोसाइटी बनने के तरीके, मतलब बनने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है ये सिस्टम। तो जितने लोग ये समझते हैं कि ये कैशलेस सोसाइटी नाम की कभी भी वो सच्चे नहीं नहीं होगी, उनको बहुत बड़ी ये गलतफहमी है। अब ये जो मैंने जैसे कहा कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसको आप विश्वास करेंगे कि इसकी अभी 1-2 साल पहले मीटिंग में 100 कंट्रीज ने कैशलेस सोसाइटी के फेवर में वोट किया है, 100 कंट्रीज। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उसमें भारत भी एक है। इसीलिए हमारे कंट्री में कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स बंद किए जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ भी एटीएम्स कम होते जा रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था, ये बंद हो गया, और इसी तरीके से इसी तरह से पूरा टोटल कैशलेस हो जाएगा, सब डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, उसी फोरम में एक उन्होंने एक प्रोटोटाइप वीडियो दिखाया कि ये हमारे WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हमारा विजन है, वो विजन उन्होंने वीडियो के रूप में दिखाया है कि ये हमारा प्रोटोटाइप है, इसमें छोटे मोटे रिफाइनमेंट्स करके इसको हम फाइनल करेंगे। उसमें ये क्या था कि क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी, यानी कि
ये नहीं कि हमारे इंडिया में रुपया है, वहां पे डॉलर है, वहां पे पाउंड है, कहीं रियाल है, कहीं युआन है, ये नहीं। तो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी बननी चाहिए जिसकी की वैल्यू सेम रहेगी, और उसको करेंसी को बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड में एक ही सेंट्रल बैंक होगा, और वो सेंट्रल बैंक जो इशू करेगा उसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल टोकन्स। ये जो टोकन्स हैं, आज हम इसको टोकन्स बोलते हैं, मानते हैं, ये तो मैं काल्पनिक कहानी सुना रहा हूँ कि टोकन्स हैं, उसके बाद में कोई नई करेंसी आ जाएगी। तो वो उसके बारे में तो मैं नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते। तो अब वो जो जब ये जो टोकन्स जो होगी, ये न्यू डिजिटल करेंसी होगी। तो जब जो हमारा जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में जितने भी एडवांसमेंट्स होंगे, उस समय ये हो जाएगा कि हमारी जितनी भी कमाई होगी, मंथली अर्निंग्स होंगी, सैलरी होगी, पेंशन होगी, सारा का सारा बैंक में जाएगा। किसी के हाथ में कैश में कुछ नहीं दिया जाएगा। तो अब ये पैसे में से उस समय काफी सारे और भी टैक्सेस लगेंगे, जैसे ग्रीन टैक्स होगा, पोल्यूशन टैक्स होगा, रोड टैक्स होगा, पता नहीं कितने तरह के टैक्सेस लग जाएंगे, जो कि जिस दिन वहां पे आपकी सैलरी पहुंची या जो आपकी अर्निंग्स पहुंची हैं, उनमें से ऑटो डेबिट हो जाएंगे। ऑटो डेबिट होने के बाद में जो भी पैसा यानी कि इन टर्म्स ऑफ टोकन्स बचेंगे, सिर्फ वही आपके काम आ सकते हैं, उसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। परंतु इसके साथ में एक खतरनाक एक प्रोविजन भी लगाया जाएगा इस कहानी के अनुसार, कि वो जितने भी टोकन्स बचे हैं उनको आपको एक डेडलाइन होगी, से फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की डेडलाइन होगी, कि अगर उसमें आपने खर्च नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएंगे। तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप उनको खर्च करें अपनी जरूरत के सामान के ऊपर में। और खुदा ना खास्ता आपको कोई एक अनप्रेसिडेंटेड कोई आ जाती है, मुसीबत आ जाती है कि बैंक, मतलब किसी की शादी करनी है या किसी बच्चे की शादी करनी है या कोई पार्टी देनी है या कुछ और कोई कार खरीदनी है, आपके पास में कोई पैसा नहीं होगा। तो आप उस कर्जे उसको भी लेने के लिए कर्जा लेते रहेंगे और कर्जे को चुकाते हुए खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अब हमारे पास में डिजिटल करेंसी के अलावा कोई भी कैश, फिजिकल कैश नहीं। तो इसी को कहते हैं कि जो कैशलेस सोसाइटी पूरी हो जाएगी। और इसके आगे, यहां तक तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी, अब हम इसके एक स्टेप आगे चलते हैं। तो जो वासुदेव कुटुंबकम जो ब्रॉड सेंस में हमने लिया है, जो कि शायद ये कल्ट भी फॉलो करेगा, वन वर्ल्ड, वन कंट्री, वन करेंसी, वन फैमिली, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। तो यानी कि अब इतना बड़ा वर्ल्ड पूरा का पूरा एक कंट्री हो जाएगा। तो कंट्री को गवर्न करने के लिए सिस्टमेटिकली वो छोटे छोटे जोन्स बना देंगे। से फॉर एग्जांपल 15 बाय 15 किलोमीटर का या 20 किलोमीटर या 25 बाय 25 किलोमीटर के जोन्स बना देंगे। और वो जोन्स भी ऐसे होंगे जैसे कि हम एक टूरिस्ट रिजॉर्ट पे जाते हैं, दूर अपना मैं किसी आइलैंड पर टूरिस्ट रिजॉर्ट पे जाते हैं, वहां पर हम खर्च करते हैं, वहां पे दुगने तिगने दामों पर खर्च कर सकते हैं, और हम और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं देने के लिए पैसा। तो ठीक इसी तरीके से उस समय उस जोन में हर जोन इंडिपेंडेंट हो। हमारे दुनिया की पूरी जनता एक तरह से गुलाम बन जाएगी, उनका पास में अपना कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ जो भी उनको टोकन्स मिलेंगे या जो भी नई करेंसी वो जो कल्ट भी है वो इशू करेगी, उसी के रूप में उनको पैसा मिलेगा, वो भी आपका डिजिटल करेंसी के रूप।
तो अब इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है। कुछ वर्षों पहले ये मैट्रिक्स के ऊपर में एक हॉलीवुड में मूवी भी आई थी। जो लोगों ने नहीं देखी है उसको जरूर देखें। तो मैट्रिक्स मतलब यानी कि एक चक्रव्यूह हो गया। तो हमारे पास में दो विकल्प हैं कि हम इस मैट्रिक्स या चक्रव्यूह में फंस के रह जाएं और बाकी सारी जिंदगी कष्ट में गुजारें, जबकि हमें लगेगा कि ना हमसे जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है। तो अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग, हमारे जो दर्शक हैं, जो इसमें विश्वास करते हैं या करना चाहते हैं, आज नहीं करते हैं, हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद में विश्वास करने लगे, जबकि सबके सामने धीरे धीरे ये सब कुछ जो डिजिटल करेंसी का जो है, ये कहते हैं कि 2030 तक विजिबल होना शुरू हो जाएगी। तो उसी समय अगर लोग सावधान हो जाएं तो, और इस मैट्रिक्स में या दलदल में फंसने से बचाएं अपने आप को, कोशिश करने की, बचाने की कोशिश करें, तो उनके लिए मैं, जो कि पहले भी मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि वो उसमें से काफी हद तक वो बच सकते हैं। क्योंकि हम मनुष्यों में एक सर्वाइव, मनुष्यों में नहीं सिर्फ जानवरों में भी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। तो वो इंस्टिंक्ट ये आप लोगों को प्रेरित करेगी कि हम इस जाल से कैसे बचें। तो इसके लिए कुछ मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगा, जो कि आप उसको पूरी रूप में ना लें, वर्ड बाय वर्ड उसको लिटरली ना लें, पर ये कुछ गाइडलाइंस मैं जो दे रहा हूँ, सजेस्टेड गाइडलाइंस है कि आप अपने जो वेल्थ है आपके पास में उसको सेव करना है, जहाँ की वो सेफ रहेगी और किस रूप में सेफ रहेगी, मैं उसके बारे में बात। तो अंडर आइडियल सर्कमस्टेंसेस बैंक्स में हमारे जितना भी पैसा है, जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनको हम एनकैश करके ज्यादा से ज्यादा पैसा हम विड्रॉ कर दें, जिससे कि अगर बैंक बैंकरप्ट हो भी जाता है या फिर जो नई ये व्यवस्था शुरू होगी, उस समय सारे ये करेंसीज का सिस्टम खत्म हो जाएगा, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके बाद में हमारे पास कुछ ना बचे। ऐसी नौबत से आने से पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम पैसा निकाल के रखें। थोड़ा सा पैसा बैंक में छोड़ दें, उसमें कोई नहीं, जो कि हमारा जल्दी से खत्म कर सकते। स्टॉक मार्केट्स में जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन स्टॉक मार्केट्स में भी जैसे ही आपको खतरा महसूस हो, आप फॉरेन स्टॉक मार्केट से निकल जाए। दूसरा एक उपाय है जो कि बहुत से लोग जो है ये जो वो उसको यूज में लाते हैं, उनका वो एक टारगेट है कि ठीक है, जैसे ही मेरे 25% मेरा प्रॉफिट हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 25% कमा लिया और 2.5% जैसे हमें टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इन टर्म्स 25% जो प्रॉफिट में उसे 2.5% देना पड़ेगा, जो कि इक्वलेंट टू हो जाएगा कि 15%, जो कि आजकल का है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे कैपिटल गेन्स है। तो मेरे को, मैं उसी समय निकल जाऊंगा, चाहे वो आगे कितना भी दूर जाए। और जो कुछ एम्बिशियस लोग होंगे या जिनको इनसाइडर ट्रेडिंग का पता होगा, ट्रेडिंग का पता होगा, वो शायद और भी टिकेंगे कि ये शेयर्स ऊपर तक जाएंगे और उन्हें पता होगा कि कब शेयर मार्केट डूबने वाला है, तो सारा पैसा निकाल। तो अब इसको, इसमें से अपना एक फिक्स्ड अमाउंट, जो कि डिसेंट अमाउंट होना चाहिए, आप उसको कैश के रूप में अपने पास में रखें। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि उसको कैसे आप रखेंगे ये आपके ऊपर है। जैसे पुराने जमाने में होता था, कहीं दबा के रखें या कहीं और मतलब किसी भी रूप में उसको छुपा के रखें। पुरानी तरह की जो थी आपकी सेफ्स थी, लॉकर्स होते थे जो कि मशीन से खुलते थे, चाबियों से खोलते थे, जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के जो सेफ्स हैं वो तो बड़ी जल्दी से डिकोड हो जाते हैं। तो वो खोलने में 10-10 चाबियों का वो होता था। जैसे आपने देखा होगा कि वेस्ट सदर्न का, साउथ इंडिया में एक, और वहां पे एक बहुत ही फेमस
मंदिर है जहां पे कि 6 तहखाने हैं, 6 में से 5 उन्होंने खोल चुके हैं, पर छठे का वो नहीं खोल पा रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने जैसे कहावत है कि वो छठा जो खाना है सीधा स्वर्ग से वहां पर रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है। और उसको खोलने के लिए भी एक एक मंत्र है, तो मंत्र के उच्चारण से ही वो खुल सकता है दरवाजा, नहीं तो कोई नहीं खोल सकता। और आज तक कोई भी पंडित या ज्ञानी सामने नहीं आया कि उसको इसका मंत्र का पता है। तो ठीक इसी तरीके से आप भी पुराने तरह के लॉकर्स बनाएं जिसमें कि 10 चाबियों से वो भी एक डेफिनेट सीक्वेंस में खोलेंगे, तब जाके वो खुलेगी आपके। तो ऐसे भी रख सकते हैं। तीसरा, अब जो बाकी पैसा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, इस गोल्ड की जो वैल्यू है वो कुछ सालों तक चलती रहेगी, और कई साल के बाद में धीरे धीरे ये जो इंटेंशन होगा कि ये जो है ना, ये जो अपना कल्ट बी का, कि वो गोल्ड की वैल्यू भी खत्म कर देंगे, क्योंकि उससे उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें डिस्ट्रप्शन आएगा। तो इसीलिए कई साल तक तो वो गोल्ड हमारे चलता रहेगा। और जैसे मैंने कहा था कि छोटे छोटे डिनोमिनेशन में गोल्ड को कॉइन्स के रूप में खरीदें, या फिर नगेट्स के रूप में, यानी 1 ग्राम से भी छोटे छोटे टुकड़े हों उनके रूप में खरीदें, जिसकी की वैल्यू मान लो एक आज 1,000 रुपए का एक नगेट होगा, तो जिससे कि हम डेली नीड्स के लिए वहां पे 10,000 का एक या 1 लाख रुपए का कॉइन नहीं देंगे। तो इस तरह इसका खरीदे। अब ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी में भी ये सजेशन है कि ज्वेलरी में जितने भी आपकी ये जो प्रेशस स्टोन्स लगे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। डायमंड्स में तो भूल कर भी आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि डायमंड्स की कोई कीमत नहीं है। पहली बात तो है, कीमत होगी तो कैसे आप उसको मतलब मालूम करेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं। कोई भी बेवकूफ बना सकता है आपको कि ये तो जेन्युइन नहीं है, आप कर लें क्या करेंगे। तो इसीलिए हर इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, उसको हम कैसे मतलब जांच करें। जो मेथड्स हैं उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये ऑथेंटिक गोल्ड है, नकली गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड ये वो नहीं है, बिस्किट्स नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ज्वेलरी को भी तोड़कर हम उसके गोल्ड के नगेट्स के रूप में रखें। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो ये भी है, कहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको बेच कर हम रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहें। इसके बारे में तो एक कहावत भी बहुत फेमस है कि फूल्स बिल्ड हाउसेस एंड वाइज पीपल लिव इन देम। तो क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। प्रॉपर्टी वो है जैसे हमने कोई एक कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट खरीद लिया, सिर्फ हमारे हमारे पास में अपार्टमेंट की टाइटल डीड है, पर लैंड की टाइटल डीड नहीं है। कभी भी वो जो गवर्नमेंट होगी उस समय, पूरे यूनिवर्सल गवर्नमेंट होगी, वो कभी भी उन पर अटैक करके वो सब छीन सकती है। तो आपके पास टाइटल डीड नहीं है, प्रॉपर्टी उसका भी टाइटल डीड नहीं है, तो क्या करेंगे आप उसका। तो पर रियल एस्टेट का जो असली मतलब है कि आपके पास में एक लैंड का पीस होना चाहिए, और जितना भी इंटीरियर में जाएंगे वहां पे उतना ही सस्ता मिलेगा। तो जितना बड़ा ले सकते हैं आप अपनी हैसियत से, वो लैंड का पीस लें, उस पे एक फार्म हाउस बनाएं, उसकी आपके टाइटल डीड आपके नाम से होगी, वो रजिस्ट्रेटर आपके पास में होगा। अब चूंकि इंटीरियर में होगा तो ये जो है, जो घेरा राज्य है, वो इंटीरियर में तो वहां पे किसी को इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर इट विल नॉट बी वर्थ इट। वो सिर्फ टारगेट करेगा कि बड़ी बड़ी कंजेस्टेड सिटीज में, जहाँ के छोटे से एरिया में भी 10,000 15,000 लोग रहते हैं, तो उनको वो टारगेट करेगा। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है कि आप एक प्लॉट ले लें। अब प्लॉट लेने से आपके नाम से टाइटल डीड बन जाएगी, और आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। उस टाइटल डीड के
अगेंस्ट में जब होगी आपके पास में, तो उसके ऊपर में ये जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट होगी उसका कोई हक नहीं। उसके नीचे जो भी है, अगर खजाना है, ऑयल है, वो सब कुछ आपका होगा। आपका जो ऊपर है, हवा में है, वो भी एयर स्पेस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। बाकी जमीन तो खैर अपनी है ही है। तो अब हमें ये देखना है कि हम उस पे सस्टेन कैसे करेंगे। तो सस्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसके लिए आप बोरवेल मतलब लगाएं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लें। और स्टैंड बाय के लिए, बैकअप पावर के लिए जनरेटर ले सकते हैं, सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। और भी कोई अब जो नए नए और भी चीजें शायद भविष्य में आ जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स आ जाएंगे, जिससे कि आपकी जो पावर होगी, आप उसका पावर बैंक बना के रख सकते हैं अपने पास में। तो ये है। दूसरा, आप अपने ही लैंड पर एक अपना तो घर बनाएंगे ही बनाएंगे, पर एक बंकर बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो बंकर भी ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल एयर टाइट हो, जहां पे कि क्योंकि ये जो हमारे डीप स्टेट्स हैं, जिनका गहरे राज्य हैं, उनका टारगेट, जैसे मैंने कहा था, कि आबादी को इस समय जो अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो 800 करोड़ आबादी है, पर अनऑफिशियली कहते हैं 900 से लेकर 950 करोड़ आबादी है। उनका जो टारगेट है, उसको पहले तो वो 5 करोड़, 500 करोड़ लाना चाहते हैं। उसके बाद में वो 100 करोड़ पे लाना चाहते हैं। और उसके बाद में अल्टीमेट जो एम है 2075 तक, वो 55 करोड़ के, 50-55 करोड़ के आसपास लाना चाहते हैं। तो अब उसके लिए कैसे करेंगे? मैस डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? अगर वो ये न्यूक्लियर बॉम्ब से इस्तेमाल करेंगे तो रेडिएशन पूरी तरह फैल जाएगा, तो वो जमीन बर्बाद हो जाएगी। तो वो किसी भी काम की नहीं होगी उनके लिए। तो इसीलिए वो महामारी, कोरोना जैसी महामारी आएंगी, जिसमें कि लाखों करोड़ों लोग मरते रहेंगे हर 2 साल के बाद में। हर साल ऐसी कोई नई नई बीमारी आती रहेंगी और उसमें लोग मरते रहेंगे। इसी तरीके से आर्टिफिशियली वो अर्थक्वेक्स वगैरह मतलब प्रेसिपिटेट करेंगे, हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स, उसमें लोगों की काफी डेथ्स होंगी। या फिर बिल्कुल फ्लड्स वो करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुके हैं, जो कि हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे भारत के पास में हम कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, हमारे पास में कितने सीक्रेट वेपन्स है, जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की है। हमारा एक सीक्रेट वेपन सिर्फ एक ही तो अभी सुंदर में वो बाहर निकला है, आकाश तीर। और तो नहीं था। और हमारा डिफेंसिव सिस्टम भी का भी बाहर निकला है। पर उसके पीछे हर दुश्मन जो है, उसकी जो ये जो चाणक्य नीति यही होती है कि अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स को कभी भी जाहिर ना हो, उनको छुपा के रखें, जिससे कि अगर दुश्मन करता है तब हम ये अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाएंगे और उसको ताज्जुब होगा, और वो उसका जो इन्वेड करने का जो एम होगा वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन महामारियों से बचने के लिए हमें बंकर की बहुत जरूरत है। तो ये भी एक थ्योरी चल रही है कि उस समय जॉम्बीज, जो जिंदा लाशें हैं, जो कि जिंदा लाशों, जॉम्बीज जिसको कहते हैं, वो भी बहुत फैल जाएंगे। यही गहरे गहरे राज्य इनको फैलाएंगे। तो उनसे बचने के लिए भी हमें बहुत जरूरत है। तो जितना भी हो सकता है सर्वाइवल हम अब कर सकते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तो उनको हम झेल सकते हैं। बाकी जो मौत है, मौत तो सभी की आनी है, पर जितना भी हम आराम से उसको झेल सकें उतना झेलें। अब हम आते हैं कि हमने ये सब कुछ तो अपने आराम के लिए कर लिया, पर हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या? तो इसीलिए जितना बड़ा आपके पास में पीस ऑफ लैंड होगा, उसके ऊपर में आप छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनाइए, जिनको कि आप रेंट आउट करें, वाटर एक्सचेंज पे करें या गोल्ड के उसमें करें, या फिर उनके पॉइंट्स आप वो अपना रेंट जो है पॉइंट्स के रूप में, टोकन्स के रूप में आपको देंगे। और उनमें भी ऐसे लोगों को रहिए चाहिए, मतलब रखिए, जो कि हमारे हर
मुसीबत में, तरह की मुसीबत में काम आ सके। जैसे डॉक्टर, बीमारी अगर होती है, डॉक्टर होगा, हमें देख लेगा, पैरामेडिकल स्टाफ को रखें। उसके बाद में जैसे हमारा होता है, जैसे पानी की एकदम से कोई प्रॉब्लम होगी, प्लम्बर को रखें, इलेक्ट्रिशियन को रखें, एक गार्डनर या फार्मर को रखें, जो कि जितनी हमारे पास स्पेयर जमीन है उसमें वो एग्रीकल्चर पैदा करेगा, जिससे कि हमारा फूड ग्रेन्स में भी हम, और वेजिटेबल्स में भी, फूड ग्रेन्स में भी, सीरियल्स में भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो अपने परिवार के लिए। और उसके बाद में हमें एक, जैसे आपने कहा था कि हमें स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स बहुत जरूरी है, तो एक स्टार्टअप के लिए भी हमें अपने एक पूरा फैक्ट्री नुमा, जितना भी हो सकता है, छोटा सा हो बड़ा सा हो, उसको हमें बना के रखना चाहिए। और उसमें स्टार्टअप सिर्फ उन्हीं चीजों का करना चाहिए जिनकी की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कपड़े हैं, टूथपेस्ट वगैरह हैं, बिस्किट्स हैं, यानी बेकरी आइटम्स हैं, पोल्ट्री है, पोल्ट्री भी खोल सकते हैं, डेयरी भी खोल सकते हैं, भैंस लगाइए, 2 10 12 भैंस रखिए, आपको भी दूध मिलेगा, घी मिलेगा, उसी को बेच कर आप उसका बार्टर एक्सचेंज में बेचें या टोकन्स के रूप में बेचें, ये सब चीजों से आपका वो हो जाए। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स से बाहर हो सकते हैं। एक यही तरीका है, जो कि ये सब सब हाइपोथेटिकल है, पर जो मैंने अपना अपनी तरीके से तरफ से जो भी मेरे को ठीक लगा, मैंने वो चीजें आपके सामने रखी। तो हमारा जो है, जैसे हम एक ही घेटों में 30 बाय 30 या 25 बाय 25 स्क्वायर मीटर के उसमें मैट्रिक्स में बंद हो जाएंगे, जोन में। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या ये होगा कि वहां पे गहरे राज्य की तरफ से ही सुपर मॉल्स बन जाएंगे, जो कि मनमानी कीमत आपसे वसूल करेंगे, दुगने तिगने दाम पर आपको ये सामान बेचेंगे जिस चीज की हमें रोज की रोज जरूरत होगी। रिटेलर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, रिटेलर्स भी होते, धीरे धीरे वो भी सब खत्म हो जाएंगे, जिसके साथ में कि हम बार्टर एक्सचेंज करके ले सकते थे, अपना मतलब एक दूसरे से लेन देन कर सकते थे। तो क्या होगा, अब तीसरी चीज, ये जो टोकन्स होंगे, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका होगा कि उस समय अगर आपने अपने पहली बात तो आप अपने जोन से दूसरे जोन में नहीं जा सके। आपके पास में कार्स भी होंगी, उसमें ऑटोमेटिकली वहां पे चिप होगा कि जैसे ही आपने वो अपने जोन का बॉर्डर क्रॉस किया, ऑटोमेटिकली इंजन बंद हो जाएगा। आप दूसरी जगह जाते हैं, पैदल जाते हैं, हिच हाइक करके जाते हैं दूसरे जोन में, तो वहां पर आप अपने जो पॉइंट्स हैं, जो टोकन्स है, वहां पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिल पाएंगे, तो आप एक तरह से एक कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। तो ये आने वाले भविष्य की एक रूपरेखा है, इसको आप काल्पनिक समझिए, और इसमें कितनी कल्पना है, कितना यथार्थ है, ये मैं अपने दर्शकों के विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब दर्शक अपने अपने व्यूज इसके ऊपर में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नल राकेश कर्नल साहब। तो आपके विवेचना की समीक्षा करना चाहूँगा। जी कुछ आपने बिंदु काफी पॉजिटिव बताए हैं और कुछ नेगेटिव भी है। जी ये मंच पर जो हमारा मित्र मंडली है, उनका सोच ये है कि जो आपका कहना है ना, कैशलेस, ये काफी जी हद तक सही है। अब कैशलेस इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अब जैसे बम्बार्डमेंट वगैरह होते हैं, बैंक ही उड़ गई, लॉकर भी आपके चले गए सर। जी एक आपने ये कहा कि प्रॉपर्टी के बारे में ये कहा, वो सुझाव आपका अच्छा है। मगर मित्रगण ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बम्बार्डमेंट होते हैं,
तो एडवाइजेबल ये है कि डिस्टेंट लोकेशन पे लोग अपना अपना एम्पायर खड़ा करें, उसको डेवलप भी करेंगे और वो सेफ भी रहेंगे सर। तीसरा ये है कि जो जिस तरह की आपने बैंकों की बात की है सर, तो जी ये जो टेक्नोलॉजी है, चाहे एआई हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे कंप्यूटराइजेशन हो, निश्चित रूप से इस पे विजय मिलेगी। तो जी ये जो मुद्दे हैं साइबर सिक्योरिटी वाले, वो नलीफाई हों टेक्नोलॉजी के साथ साथ। जी इसी तरह से जो आपने कहा बीमारियां फैलेंगी, हमारे मंच का सर मानना यह है कि मेडिकल ब्रेक थ्रू होंगे, चाहे कितनी बड़ी बीमारियां आ जाएं, उन पर विजय प्राप्त होगी आने वाले 25-30 सालों में। इसकी भी संभावना सर पर। जी और अंतिम ये है कि सर आपने कल्ट 1 और 2 की बात कही, बहुत अच्छा बताया कि कल्ट 1 तो जाएगा, और कल्ट 2 को जाने की भी आपने बात की है। आपने कल्ट 3 की बात नहीं की। कल्ट 3 है वासुदेव कुटुंबकम का सर। जी ये जो सोच है, जो कल्ट 2 की है, वो निगेटिव है, राक्षसी सोच है। तो इसका तो दी एंड होना ही है निश्चित रूप से सर। और हिंदुस्तान या ये सनातन अगर सुपर पावर हो गया, जैसे कि संभावना दिखाई भी देती है, तो ये दुनिया को इस डायरेक्शन में लीड करेगा और अच्छे दिन आएंगे, ईमानदारी के परचम लहरेंगे, और हर तरह का स्वास्थ्य और धन का संचय अच्छे लोगों के माध्यम से होगा, सत्ता भी अच्छे लोगों के पास होगी। मगर सर इसमें जो आपने जो अपनी विवेचना में एक बात कही है कि रशिया और चाइना और इंडिया, मुझे लगता है कि हमारी जो मोदी सरकार है वो न्यूट्रल रवैया रखेगी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को देखेगी और इसी से उसको आगे बढ़ना है। और बाकी सब कंट्रीज आपस में भिड़ेंगे और वो चाणक्य नीति जो है इस देश को बचा ले जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे तो एक ये है कि सर वो जो क्लाइमेट कंट्रोल वाली बात है ना सर, हैं। ग्रीन हाँ एनर्जी की भी बात है। आने वाले 25-30 सालों में ग्रीन एनर्जी पर भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और क्लाइमेट कंट्रोल पर भी विजय प्राप्त होगी, ये चैनल का सरमन है। जी तो जहां तक जो आपने ग्लोबल करेंसी की बात की है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। ऐसा नहीं लगता है कि करेंसी तो सर एक हो सकती है, एक विचारधारा भी एक हो सकती है, एक दूसरे को सहयोग करना। और जो साइबर सिक्योरिटी की वजह से मनी सिक्योर भी हो सकता है। मगर जो आपका विचार ये है कि गोल्ड के कॉइन्स रखे जाएं, वो लाभकारी होंगे। हम चाहेंगे सर अगले हमारे किसी इशू में आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात करें, तो वो भी तो डिजिटल करेंसी है। जी और डिजिटल करेंसी के तमाम फायदे भी हैं कि जो जितनी मल प्रैक्टिस हैं उनको पकड़ा जा सकेगा। महाभारती हाँ का मानना तो ये है कि सभी तरह की मेल प्रैक्टिसेस खत्म होंगी आने वाले 25-30 सालों में। जी और जो बैंक, अब ये भी देखिए समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब के
बैंक का पैसा आखिर जाता कहाँ, बैंक बैंकरप्ट होती क्यों, इस विषय पे भी मंच पर हम चाहेंगे चर्चा हो। क्योंकि अगर बैंकरप्ट हो रही हैं और हुई भी हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को, इनकम्पिटेंस को इंगित करता है। आप किसी से पैसा ले रहे हैं और जी आप क्योंकि लोन लेते हैं, देते हैं, तो आपकी अर्निंग होती है, उससे कम आरबीआई आपको सस्ते में कम इंटरेस्ट पे पैसा देता है, आप लोग वहां से ज्यादा चार्ज करते हैं। तो ये जो संभावना ये है कि बैंकें बैकअप हो रही हैं, ये मिसमैनेजमेंट के कारण है। और बैंकों का मैनेजमेंट बेटर हो सकता है आने वाले समय में। ऐसा जितने भी हमारे एआई के टूल्स हैं, उनके माध्यम से या साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से ये सब पॉसिबल होगा। ना साहब, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जिनको मैंने, कुछ क्वेश्चंस को मैंने जानबूझ से नहीं छेड़ा है। जी तो अगर आप से मेरा यही आग्रह है कि आप ये सारे जितनी भी क्वेरीज हैं अगर मेरे पास लिखकर भेज दें, तो नेक्स्ट संडे मैं हर क्वेरी का डिटेल में जवाब दूंगा। वही वही सर हम और लोगों को बात करनी है और जी चीज़ों को उसी हिसाब से आगे बढ़ाना है। और पॉजिटिव ऑरा को बढ़ाने का प्रयास करना है कि जब तक पॉजिटिव ऑरा नहीं बढ़ेगा ना सर, तब तक जो हम सपना देखते हैं कि 2047 में दुनिया कैसी होगी, भारत कैसा होगा, वो अधूरा रह जाएगा। जी बिल्कुल सही। निश्चित रूप से अगर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे और सॉल्यूशन दे सकेंगे, तो उसका लाभ समाज को भी मिलेगा, यंगर जनरेशन को भी मिलेगा। और मैं तो चाहूंगा कि हमें आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, और जो आपने कहा है और जो हम बोल रहे हैं 20 साल बाद हम लोग सुने कहता हूँ हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, हम लोग अपनी विवेचना का खुद फल देखें, समझें। इसीलिए सीनियर सिटीजन का चैनल है कि सच बताते हैं हम, ताकि बुजुर्गों की बातें किताबी बातें ना रह जाएं। तो सर जी चर्चा जारी रखिए और अपना उत्साह और स्वास्थ्य उच्च स्तर का रखिए। निश्चित रूप से जितनी भी दुनिया की कठिनाइयां हैं, वो कहा जाता है ना कि ऐसे ही ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसकी कोई दवा नहीं। और आप तो डॉक्टर जी हो। और मुझे लगता है कि बीमारियां हैं और कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो हमारे आपकी जरूरत क्या है, महाभारती चैनल की भी जरूरत महसूस तभी की गई है कि जब हर जगह अंधकार दिखाई देता है। बेसिकली ये हमारी यंगर जनरेशन के लिए, जी तो हमारा ये फर्ज होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी टॉपिक पे बात करते हैं, ये हम अपने यंगर जनरेशन हैं, आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए ये हम उनको ज्ञानवर्धन दे करें उनका। क्योंकि हम लोगों के लिए अब क्या बचा है? हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर हम अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर हमारा रोल बहुत ही लिमिटेड है इस समय। तो डॉक्टर, एक चर्चा हम आपसे और करेंगे कि जी जब आप यहूदियों की बात करते हैं, हाँ जी हमारा सर ज्ञान ये कहता है कि यहूदी हो चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, ये काफी क्लोज कनेक्ट है सर इनका, कम्युनिटी एक ही है। और जी मैंने तो सुना है ईरान में जो उनके एक कोने में ईसाई अपने प्रेयर करते हैं, दूसरे पे शिया सुन्नी मुसलमान करते हैं, तीसरे कॉर्नर पे ये यहूदी करते हैं। हाँ और हैं ये सबके सब निगेटिव। हमारे जो सनातनी है ना, उनका परचम लगाएगा निश्चित रूप से। जो निगेटिव सोचते हैं
ये ज्यादा दिनों तक ये चलने वाली सोच है नहीं। अभी हम कमजोर हैं, सनातन कमजोर हो चुका है, और मगर धीरे मेरा ये धीरे अब कहना बढ़ता है, हुआ दिखाई दे रहा है। जो इन जनरल मेरा ये कहना है कि इन जनरल हम जो सनातनी हैं, सिर्फ बोलने में हम एक्सपर्ट हैं, पर हमारे जो कर्म हैं वो नहीं होते हैं सनातन के उसमें। वो सब अगर हम ये कहते हैं कि चलिए सब एकजुट हो जाएं, और जब ये धर्म युद्ध का टाइम आएगा तो वो उधर में हथियार हो जाएंगे, वो सब तैयार बैठे हैं, हम लोग से बात करते हैं कि एकजुट हो जाएं और हम उनसे लड़ लेंगे। पर हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी संस्था है जहाँ पे कि हमें शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या दी जाती है? दूसरा जो एरिया जो जो ग्रुप है, वहां तो पैदाइशी वो इसी उसमें है, उन्हें बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाने की वो देती है, उन्होंने बहुत असला खर्च इकट्ठा करके रखा हुआ है। पर हमारे यहाँ बातें करते रहते हैं हम, उनकी उस दूसरे धर्म की भर्तना से भर्तना करते रहते हैं, और वहीं हम सोचते हैं कि हमारा काम खत्म। और जैसे ही हम ये इन बातों को करने के बाद में सोचते हैं, अरे हम कैसे एक साथ हो सकते हैं? हाँ ठीक है, हम हिंदू हैं और मैं ब्राह्मण हूं, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है, तो मेरा उसका क्या मेल? तो जब तक हमारे ये जो जातियां नहीं निकलेंगी, तब तक हमारा ये एकजुटता नहीं होगी हिंदुओं में। और जातियों को हमने देखा है कि कुछ ही ऐसे ओकेजन्स हैं जबकि सब जाति वगैरह भूल जाते हैं। महाकुंभ जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पे होते हैं, स्पेशली महाकुंभ में देखिए, वहां पे कोई भी छुआछूत नहीं, कोई जाति का नाम नहीं। एक तरफ शूद्र भी है, वहीं साथ साथ ही ब्राह्मण भी वो ले रहा है। किसी को ये नहीं, किसी को पूछता है कि भाई तुम शूद्र हो अगर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, या अगर हमारे बगल में जो स्नान कर रहा है उससे कभी पूछा है? कहीं भी ये छुआछूत की नजर नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम सब बिरादरियां भूल के कि हम कौन सी जाति के हैं। अब ये कांवड़ यात्रा चल रही है, हमें क्या कुछ पता है? हमें तो सिर्फ इतना पता है सब हिंदुओं की तरह चल रहे हैं, उसमें शूद्र भी होंगे, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे। पर किसी से कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी जात क्या है। सब बोलते हैं हम तो हिंदू हैं, हम शिव भक्त हैं। तो ऐसे ही हमें कोई ना कोई फोकल पॉइंट्स इजाद करने होंगे जिसपे कि हमारे सारे के सारे हिंदूज एक हो जाएं। और साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो वास्तविकता है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म के लिए अगर लड़ना भी पड़े, आप शस्त्र उठाओ, अस्त्र उठाओ, अपने ही लोगों को जो कि अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी मारना पड़े तो उसमें हिचकिचाओ मत। आफ्टर ऑल दिस इज ऑल क्रिमिनल जो यूक्रेन में हो रहा है या दुनिया भर में होने की संभावना ये जो डीप स्टेट के माध्यम से दिखाई दे रही है, इसका अंत निश्चित रूप से ही होना है। ये अच्छी हाँ जी। व्यवस्था नहीं रही है पास्ट में भी, चाहे महाभारत की लड़ाई रही हो किसी भी वजह से। राम रावण की लड़ाई तो समझ में आती है सब। निश्चित रूप से इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है कि हथियार बैन, हथियार बनाने वालों को क्रिमिनल माना जाए और हथियार की जरूरत ही ना पड़े, और मेरिट का बोलबाला हो। वो थर्ड आई जो हम कहते हैं कि अब बनेगा, उसी से कौन श्रेष्ठ कौन बेस्ट। तो सिर्फ गजवाई हिंद से वॉर है, मेन वॉर तो वो है, जी जी। बाकी से तो हम निपट लेंगे। और बाकी आपको नहीं तो सुना भी होगा कि चाइना जो है वो इनिशियली बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था, जो बाद में ये कम्युनिज्म तो बाद में आया कि ठीक है सारे रिलीजन्स, नो रिलीजन, सिर्फ कम्युनिस्ट बस। तो इसी तरीके से हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, जब से बुद्धिस्ट आए हैं तब से हमारा हिंदुइज्म भी डाइल्यूट हो गया। पर बुद्धिस्ट भी हिंदू का ही एक हिस्सा है, वो भी हिंदुइज्म में ही आता है। तो जिस दिन ये बुद्धिज्म वगैरह भी है, उनकी भी बुद्ध है जो है, उनकी भी जो टीचिंग्स हैं, वो टीचिंग्स भी
हमारे हिंदू जो टीचिंग्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। बस ये एक डिफरेंस है कि बुद्धिज्म उन्होंने एक नया एक सेक्ट बना लिया, किसी ने पारसी बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। इस तरह से अब जैसे अब नया सबसे नया है वो अंबेडकर वाला जो हो गया है, तो इस तरह से अलग अलग वो बन गए। तो जो पिछला जो खत्म अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सबसे पहले वो जो पिछला जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें दो कमेंट्स आए थे। दो कमेंट्स हैं, एक दर्पण रेडियो और मैं 1909, उन दोनों की तरफ से ये आए थे। और दोनों दर्शकों को मेरा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो व्यूज थे उसकी सराहना की। और मैं 1909 जो है उन्होंने कुछ डाउट्स रेज किए थे कि 13 फैमिलीज कैसे वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती हैं, और या फिर ये डीप स्टेट नाम का कोई चीज है, उसके बारे में उन्होंने बड़े स्केप्टिकल थे। और तीसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कितनी बार यहाँ पे डिप्रेशन हुआ है, वर्ल्ड रिसेशन में गया है, ग्रेट डिप्रेशन से शुरू होकर फिर धीरे धीरे वो ऊपर आया है। तो उस समय जब ये डिप्रेशन हुए हैं, उस समय बिल्कुल जो वहां उस समय की जो सर्कमस्टांसेस थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। अब सर्कमस्टांसेस फ्यूचर में आके बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे हम जैसे एज्यूम करते हैं कि कम्युनिस्ट जो का जो वो है ये मतलब जो कल्ट है उनका तो एक ही सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जो पिछला जो खत्म अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सबसे पहले वो जो पिछला जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें दो कमेंट्स आए थे। दो कमेंट्स हैं, एक दर्पण रेडियो और मैं 1909, उन दोनों की तरफ से ये आए थे। और दोनों दर्शकों को मेरा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो व्यूज थे उसकी सराहना की। और मैं 1909 जो है उन्होंने कुछ डाउट्स रेज किए थे कि 13 फैमिलीज कैसे वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती हैं, और या फिर ये डीप स्टेट नाम का कोई चीज है, उसके बारे में उन्होंने बड़े स्केप्टिकल थे। और तीसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कितनी बार यहाँ पे डिप्रेशन हुआ है, वर्ल्ड रिसेशन में गया है, ग्रेट डिप्रेशन से शुरू होकर फिर धीरे धीरे वो ऊपर आया है। तो उस समय जब ये डिप्रेशन हुए हैं, उस समय बिल्कुल जो वहां उस समय की जो सर्कमस्टांसेस थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। अब सर्कमस्टांसेस फ्यूचर में आके बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे हम जैसे एज्यूम करते हैं कि कम्युनिस्ट जो वो है ये मतलब जो कल्ट है उनका तो एक ही सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सबको मैं फिर से दोबारा अपने दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, इसको एक इंटरैक्टिव सेशन बनाइए, और फील फ्री टू गिव योर कमेंट्स। आप क्या सहमत हैं या नहीं है, कितना सहमत हैं, क्यों नहीं सहमत हैं, अगर नहीं है क्यों सहमत है, कौन से पॉइंट पर आप सहमत नहीं हैं, और कितने परसेंट आप समझते हैं कि ये यथार्थ रूप में। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक